Hello, Assalamualaikum everyone. Make sure my voice is clear to you and presentation as well. Do let me know कि लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैंने दे दी थी और प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को क्लियर है। तो शुड वी स्टार्ट द क्लास? हम स्टार्ट कर लें भले। ओके, लास्ट लेक्चर में से अगर किसी का कोई कंसर्न क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करें इससे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। लास्ट इफ यू रिमेम्बर कि हमने एक कंडीशन डील की थी और वो लंबर स्पाइन से ही रिलेटेड थी, लेकिन वो प्योरली हम शाटिका से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे। तो आज भी हमारा कुछ ऐसा ही टारगेट है कि हम लंबर स्पाइन की थोड़ी सी पहले बेसिक देखेंगे, फिर देखेंगे कि लंबर स्पाइन में कौन कौन सी कंडीशन है। एक तो कल मैंने स्पेसिफिकली शाटिका की बात की, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम कुछ और भी टेक्निक्स एडेप्ट कर सकते हैं या करते हैं। और अगर कराची के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको याद होगा कि लास्ट जो हमने लंबर स्पाइन पे सेशन लिया था उसमें हमने लंबर स्पाइन की कुछ मेनोथेरेपी की टेक्निक सीखी थी। अब वो कहाँ कहाँ पे इफेक्टिव है
उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे एक वर्कशॉप की प्रेजेंटेशन है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हम बेसिक से आगाज करते हैं। ये मेरी एक बैच थी, उसके जो है वो टॉपिक्स थे मैनोमेट्री के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लंबर स्पाइन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम आगाज असेसमेंट वगैरह से करेंगे। तो मैं लंबर में लॉरेट कर्व होता है, 5 लंबर के वर्टिब्रा होते हैं। और पैल्पेट करने का तरीका हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर प्रोन में या स्टैंडिंग में आप इलियक क्रेस्ट को जैसे ही पैल्पेट करते हो, तो इलियक क्रेस्ट से लेके जब आप सेंटर में जाओगे पोस्टीरियरली, तो आपको L4 का जंक्शन मिलेगा। और अगर कोई पेशेंट बल्की हो या उसके फ्यूज हो वर्टिब्रा, तो शायद हमें L5 भी मिल जाए, लेकिन नॉर्मल लैंडमार्क हमें L4 मिलता है। दूसरा इसका तरीका क्या होगा कि प्रोन पोजीशन में जब हम क्लॉथिंग को रिमूव करते हैं और बॉडी को एक्सपोज करेंगे, तो हमें वहां पे 2 डिंपल्स दिखेंगे, और वो डिंपल्स सैक्रल डिंपल कहलाते हैं। तो कुछ लोग उसको कुछ लैंडमार्क S2 भी करते हैं, S1-2 का जंक्शन भी हमें मिलता है। तो अगर हमें S2 मिल जाता है तो S2 के ऊपर S1 होगा, S1 के ऊपर हमारे पास L5 होगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। नहीं तो हम थोरेसिक से भी आ सकते हैं। तो ये इसकी बेसिक एनाटॉमी है, जिनको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नॉर्मल कर्व्स की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने है। सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक के 12, लंबर के 5। ये नॉर्मल कर्व है। और बोनी लैंडमार्क जो मोस्ट पैल्पेबल है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। थोरेसिक का लेवल हमें स्पाइना वर्टिब्रा से मिल सकता है, और इंफीरियर एंगल से हमें C7 मिलता है। ये सब आपके सामने मेंशन्ड है। मोस्ट पैल्पेबल लैंडमार्क सर्वाइकल स्पाइन में हमारे पास C7 होता है। और स्पाइना स्केपुला के लेवल पे हमें T3 मिलता है, और इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला पे हमें T7 मिलता है। और T12 को हम कैसे पैल्पेट करेंगे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोटिंग रिब्स के थ्रू T11 और T12 तक आ जाते हैं। इलियक क्रेस्ट के लेवल पे हमें L4 मिलता है, और जब हम बाकी डिंपल्स की बात करें तो वो हमें S2 का स्पाइनस प्रोसेस मिलता है। तो ये एक नॉर्मल बोनी लैंडमार्क्स है जो हमें एक स्पाइन के ऊपर पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम लंबर स्पाइन की बात करेंगे सिर्फ। ओके जी, लंबर स्पाइन की अगर हम बायोमेकेनिक्स की बात करें तो उसके ऊपर लोड कौन कौन से आते हैं, अगर आप पिक्चर में क्लियर कर देख सकें, तो ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स हमें शो हो रही है, स्पेस शो हो रहा है, ये आपका फोरामिन है, जहाँ से स्पेशली इंटरवर्टिब्रल जो आपके न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं वो पास पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो फोर्सेस, क्योंकि हम बायोमेकेनिक्स की बात करेंगे तो फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्सेस तब आएगा कि जब आप एक्सटेंशन में जाते हो, स्पाइन आपकी एक्सटेंशन में जाती है, चाहे आप हाइपर एक्सटेंशन में चले जाएं, स्टैंडिंग में चले जाएं, या प्रॉन में चले जाएं, जस्ट लाइक वेन एवर यू डू मैकेंजी। तो जब आप मैकेंजी परफॉर्म करते हो या एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो, तो पोस्टीरियरली आपके पास कंप्रेशन फोर्स आता है, जिसका निशान इन्होंने ब्लू कलर के 2 एरो से शो किया है कि वो किस तरह आपस में करीब होते हैं। और दूसरी लाइन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी, ड्यूरिंग द एक्सटेंशन आपके जो स्पाइनस प्रोसेस है वो एक दूसरे के करीब आते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर करीब आएंगे तो स्पेस कम होगा, स्पेस कम होगा तो मतलब वहां पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा। और मीन वाइल एंटीरियरली आपके पास टेंशन का फोर्स आएगा, लेंथन वाली स्ट्रक्चर आएगी। ठीक है, टेंशन बढ़ेगी, और वो आपको येलो कलर के या एरो से शो किया गया है कि किस तरह आगे का फोर्स स्ट्रेट हो जाती है बॉडी आपकी, और पीछे की तरफ कंप्रेसिव हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम। और जो रेड कलर का तीर का निशान है वो शो कर रहा है कि आपकी जो स्पाइन है वो पोस्टीरियरली जा रही है, एक्सटेंशन में जा रही है। और नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिखी लिखी हुई है कि लंबर हाइपर एक्सटेंशन जो है वो कैन क्रिएट द बैंड लैंडिंग मूवमेंट इन द पोस्टीरियर डायरेक्शन। ये एक जनरल बायोमेकेनिकल फोर्स है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये जो लंबो सक्रल की एंगल है, जो हमें सबको पता है कि बैक पेन में ज्यादातर लंबो सक्रल एंगल पे ही प्रॉब्लम होते हैं, तो वो उस एंगल से हम कैसे जज करते हैं, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया हुआ है कि लंबो सक्रल या जो लंबर का कर्व है उसका टिल्ट से बड़ा ताल्लुक है। अगर एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है किसी के पेल्विस में, तो वहां पे ज्यादा चांसेस किस चीज के होंगे, आपके पास होंगे लंबर लॉर्डोसिस के। और अगर किसी का पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट है तो लंबर स्ट्रेटनिंग या लॉस ऑफ द लंबर लॉर्डोसिस, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब वो एग्जैक्ट एंगल कौन सी है, काफी लोग कहते हैं ना कि यार एक्सरे में कैसे देखा जाता है कि जो है इसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है, इसको इसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं है। तो वो जो टिल्ट देखा जाता है बेसिकली वो ऑन द बेसिस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस देखा जाता है। तो जो लंबो सक्रल एंगल है, जब आप उसको साइड व्यू से लेटरल व्यू से देखोगे,
तो अगेन वही बात है, इट कम्स विद द प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई मीटर मेजरमेंट के लिए टूल तो होता नहीं है। तो हम एक रेंज लगाते हैं कि लंबो सकरल की एंगल जो है वो 30 डिग्री से कम होनी चाहिए। और जब ये एंगल बढ़ जाती है तो आप राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे जिसमें एंटीरियर पेल्विक टिल्ट लिखा हुआ है। तो इसमें जो पेल्विस है वो भी एंटीरियरली चला जाता है और एंगल भी बढ़ गई है कितनी, 30 से ऊपर 50 डिग्री तक। और उसका असर किस पे पड़ता है, उसका असर आपका लॉर्डोसिस कराता है। तो देखें कितनी इन्होंने स्पेसिफिकली एक बात लिखी हुई है कि अब आप दो चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करें। सबसे पहले जो न्यूट्रल साइड पे आपके पास स्ट्रक्चर है उसकी लाइन चेक करें, वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, ठीक है। वहां पर पेल्विस बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है, उसका एएसआई और उसका जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो ऑलमोस्ट आप थोड़ी सी लाइन में है, या इनफैक्ट जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो थोड़ा सा आगे, एएसआई पीछे। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते थे एएसआई विद रेस्पेक्ट टू द पीएसआई, लेकिन अब हम दोनों एएसआई और सिम्फिक प्यूबस जो दोनों एंटीरियरली पड़े हुए हैं उनका एक कंपैरिजन बना रहे हैं। तो एंगल कितनी है, 30 डिग्री, न्यूट्रल पोजीशन वाला। उसी की जगह जब एंगल ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आप गौर से देखेंगे, जैसे एंगल बढ़ जाती है तो एएसआई भी आगे आ जाता है। और स्पाइन पे क्या असर पड़ेगा कि उसका लॉर्डोटिक कर्व होगा, नंबर वन थिंग। लेकिन उसी का असर पेल्विस पे क्या पड़ेगा कि उसको एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे कि एंटीरियर टिल्ट में क्या है, जो एएसआई की लाइन है बेसिकली वो प्यूबिक सिम्फाइसिस से कितनी आगे है। ये चीजें हमने समझनी, हमने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट किस तरह लंबर लॉर्डोसिस से रिलेटेड है। ये इमेज आपके सामने एक्सप्लेन कर रही है उसको, कि जब आप किसी का एक्सरे देखकर भी ये बता सकते हो कि इसका जो एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है या नहीं। अगर उसके पास पेल्विस का एक्सरे ना भी हो तो आप उसके लंबर लॉर्डोसिस से जज कर सकते हो। तो नॉर्मल एंगल कितनी होती है, 30 डिग्री या 30 से कम। जब ये एंगल 30 से ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके सामने वो टिल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज एक्सरे में देखने वाली क्या है कि जब हम इसी पेशेंट को प्रोन में लेटाएंगे तो अगर आप गौर से देखेंगे, एल फोर के फाइव के ऊपर फोर है, फिर थ्री है, फिर टू है, तो इनका एक आपस में लोटेटिक कर्व बना हुआ है। मतलब अगर इन तीनों के ऊपर प्रोन पोजीशन में अगर आप फिंगर्स रखेंगे ना बेसिकली, तो आपको फील होगा कि L2 के बाद थ्री, फोर और फाइव वो एक अंदर की तरफ कर्व जा रहा है। और जब ये एंगल कम हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री हो जाएगी, तो ये सारे के सारे आपस में सीधे हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे। और जिसको आसान लफ्जों में आप लोग लंबर स्ट्रेटनिंग कहते हो। और जब एंगल 20 से भी कम हो जाएगी, 15 हो जाएगी फॉर एग्जांपल, दैट लीड्स टू द पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, ठीक है। सो वी ऑल ये हम बेसिक चीजें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये उसकी बायोमैकेनिकल कुछ मूवमेंट्स हैं। ओके। अब ये पिक्चर किस चीज को शो करती है, सेंटर ऑफ मास को या सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट दोनों एक चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत दोनों में फर्क है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम सबको पता है कि जब हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होते हैं, वहां पर जो आपका सेक्रल वर्टिब्रा है, सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा, जो दूसरा S2 है आपका बेसिकली, उसके एंटीरियरली 5 सेंटीमीटर आगे आपका अमूमन नॉर्मल पर्सन में स्टैंडिंग पोजीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पास करती है बेसिकली। और ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी बॉडी ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड होती है, या इसको आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, एक ऐसा जिसम का हिस्सा, जिसम या कोई भी बॉडी का हिस्सा, वो लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है, जहां पर ज्यादातर फोर्सेस एक्ट करते हो। मतलब ज्यादातर जितने भी फोर्सेस है वो न्यूट्रलाइज करके होते हैं। मतलब अगर चार फोर्सेस है तो चारों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को उस पॉइंट पे एक्ट करते हो। या दूसरा, वो पॉइंट जहां पे आपकी जो बॉडी है वो इक्वली डिवाइडेड हो, इस तरह भी आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। ये पिक्चर आपके बेसिकली ग्राउंड रिएक्शन फोर्स के ऊपर है, GRF के बेस्ड है, कि जब आप पैर रखते हो बेसिकली तो ग्राउंड कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप देखेंगे पिक्चर नंबर ए में, जैसे आप पैर सीधा सीधा रखते हो बेसिकली, तो आपके ऊपर जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा एंगल में करता है। और जब आप मिड स्टांस फेज में आ जाते हो, जब आपका दूसरा पैर बिल्कुल आप एक टांग पे पूरा खड़ा होते हो, जिसको स्टांस फेज कहा जाता है बेसिकली। एक सेकंड दीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
ओके, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो आपका ग्राउंड रिएक्शन फोर्स है जीआरएफ है बेसिकली। तो अगर आप सेकंड स्टेप पे देखेंगे, जो बी ऑप्शन है, बी स्टेज है, जो कि ऑलमोस्ट मिड स्टांस है, जब आपका पूरा वजन एक टांग के ऊपर होता है तो किस तरह ग्राउंड रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है। उसके बाद फिर आप मिड स्टांस और इस तरह करके बढ़ते जाते हैं। बहरहाल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो डिपेंड करता है कि आप जो पैर किस तरह रखते हो। और इस तरह करके हम बहुत सारे गेट पैटर्न जज करते हैं। लाइक आपका जो फुट ड्रॉप है वो भी जज होता है, क्योंकि फुट ड्रॉप में आप कभी भी एडी पहले नहीं रख हील स्ट्राइक नहीं कर पाओगे। तो दिस इज हाउ वी व्हाट वी कैन से वी एग्जामिन डिफरेंट रिएक्शन फोर्सेस, और हम एबनॉर्मल या नॉर्मल गेट पैटर्न को भी जज कर सकते हैं। ये उसकी बेसिक है, हम इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहे, कैप्सुलर पैटर्न के ऊपर भी नहीं जा रहे, हम सिर्फ ओके। अब हमने बहुत बार मैनिपुलेशन का वर्ड मैंने भी आप लोगों के सामने डिस्कस किया और हमने बेसिकली परफॉर्म भी किया। तो मैनिपुलेशन का मेन बेसिक एम क्या है कि ये सीरियक्स की मैनिपुलेशन है, और इसको भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। प्रिंसिपल एम ऑफ मैनिपुलेशन क्या है? नियरली ऑल द ट्रीटमेंट प्रोग्राम इज टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक बैक पेन। मतलब यूजुअली मैनिपुलेशन का मेन इंडिकेशन उसका क्या होता है कि जो आपका क्रॉनिक बैक पेन है, या मतलब प्रोलॉन्ग बैक पेन है, वो ना हो। फॉर एग्जांपल किसी को मैंने आपको बताया था डिस्कल पेन हो रहा है और वो क्रॉनिसिटी में चला गया, आप वहां पे मैनिपुलेशन तो करते हो, लेकिन मैनिपुलेशन की मेन इंडिकेशन क्या है कि मोबिलिटी को गेन करना। अब अगर किसी पेशेंट को एक्यूट और रेडिकुलोपैथी में तो हम वैसे ही नहीं करेंगे, हम वहां पे मोबिलाइज करते हैं। लेकिन अगर किसी का जॉइंट एक अरसा फ्यूज्ड है, लंबोसेक्रल L4-5, और वहां पर हम मैनिपुलेट क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर फ्यूचर में इसकी फ्यूजन की वजह से इसको बैक पेन ना हो। तो हमारा यूजुअली पर्पस ये होता है, ठीक है। तो ये बेसिक वो पॉइंट कहना चाह रहा है। अब हमारे पास रोटेशनल मैनिपुलेशन हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशन है जिनको हम डिस्कस करेंगे। रोटेशनल मैनिपुलेशन मतलब आप समझ लें कि सबसे खतरनाक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही रिस्की है। जो रोटेशनल मैनिपुलेशन है, दे कैन इवन कॉज द वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को कहा हुआ ना कि मैनिपुलेशन जब हम पेन में इंडिकेट कर रहे होते हैं तो हमने बड़ा एहतियात करना होता है। तो जो रोटेशनल मैनिपुलेशन हैं, वो जिस तरह हम लंबर पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या कर रोटेट करके ही परफॉर्म करते हैं लंबर के ऊपर। तो रोटेशनल मैनिपुलेशन आपकी सिम्टम्स को वर्स कर सकती है। वजह ड्यू टू द इंक्रीज इंट्राडिस्कल प्रेशर। एक डिस्क के ऊपर जो पैथोलॉजी है, प्रोट्रूजन है, ऑलरेडी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, वहां पर अगर आप उसमें मैनिपुलेट करते हैं तो वो मजीद उस सिम्टम को बढ़ा सकता है। लिखा हुआ करेक्ट, बट मेजर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? डू वी यूज ट्रैक्शन और नॉट? क्या हम ट्रैक्शन उसके साथ यूज करते हैं या नहीं करते? अगर करते हैं तो क्यों? मैंने पहले भी कहा हुआ था, ट्रैक्शन के भी आपको वक्ती टेम्पररी इफेक्ट मिल सकते हैं। रीजन, जब हम ट्रैक करते हैं तो हम कितनी सेकंड ट्रैक करेंगे? 5, 10, 15 सेकंड। उसके बाद तो हमने छोड़ना है, फिर पेशेंट ने जाके सिटिंग करनी है, स्टैंडिंग करनी है, तो उसने वापस उस पोस्चर में चले जाना है। तो ट्रैक्शन हैज टेम्पररी इफेक्ट, करेक्ट, बट दिस इज ट्रू फॉर मैनिपुलेशन आल्सो। इनफैक्ट मैनिपुलेशन एंड ट्रैक्शन ओनली हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। देखिए, मैंने बहुत बार आप लोगों को मैनिपुलेशन के अगेन एविडेंसेस देने की बात की है। ये सीरियस की एज इट इज एविडेंसेस हैं, लाइन्स हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिस इज आल्सो ट्रू फॉर द मैनिपुलेशन। इन फैक्ट द मैनिपुलेशन एंड ट्रैक्शन ओनली हैव अ शॉर्ट टर्म इफेक्ट। मतलब उनको प्रोलॉन्ग इफेक्ट कौन देगा? आपका मोबिलाइजेशन, आपकी मैनुअल थेरेपी। ये हमेशा याद रखिएगा। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस कैन हैव इफेक्ट इन नॉन डिजेनरेटिव। जो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं आपकी, मैकेंजी, कोबरा एक्सटेंशन एक्सरसाइज जितनी भी हैं, दे हैव एन इफेक्ट इन नॉन डिजेनरेटिव डिस्क, ठीक है। द सेम अप्लाई फॉर अ मैनिपुलेशन। इफ द डिस्क इज रप्चर्ड, एक बार डिस्क रप्चर हो गई, द मैनिपुलेशन विल सर्टेनली नॉट बी इफिशिएंट। मेरे ख्याल से इससे बेहतर आपको एविडेंस नहीं मिलेगा कि उन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि एक बार अगर डिस्क आपकी रप्चर हो चुकी है, herniate हो चुकी है, मैनिपुलेशन भी कुछ नहीं कर सकेगी सिवाय सर्जरी के अलावा, ठीक है। तो ये चीजें हमने बहुत समझनी लाजिम। अब जो लोग कहते हैं ना कि मैनिपुलेशन में डिस्क बल्ज में ये मैनिपुलेट करा रहे हैं, तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना उस पर इफेक्ट दे सकता है। रिडक्शन ऑफ डिस्क बल्ज या प्रोट्रूजन या इंटरनल डी अरेंजमेंट। डिस्क बल्ज का कम होना या प्रोट्रूजन का कम होना, जो मैंने बताया था कि पॉसिबल है, वो उनके कुछ मैकेनिज्म्स हैं। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, मोबिलाइजेशन या डिस्क बल्ज में आप या प्रोट्रियन में मैनिपुलेट करते हो तो उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं? तो उसका जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो जॉइंट में मौजूद होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब भी आप थ्रस्ट देते हो या मोबिलाइज करते हो, तो मोबिलाइज मतलब मैकेनिकली आप उसको एक एनर्जी दे रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, तो जो उसके अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर जो उसके स्पाइनल लिगामेंट्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर टेंशन डेवलप होती है। और वो टेंशन कौन डेवलप करता है? बाय द स्पाइनल मैनिपुलेशन। यही फर्क है कि जो टेम्पररी इफेक्ट होता है मोबिलाइजेशन में या मैनिपुलेशन से,
तो उसकी वजह यह है कि मेकेनोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं जॉइंट के अंदर, और वो कैप्सूल और लिगामेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, इसीलिए बंदे को वक्ती तौर पर रिलैक्सेशन फील होती है। बाकी वो कभी भी डिस्क हर्निएट को, डिस्क बल्ज को वापस नहीं दे सकता। एक बार डिस्क रप्चर हो गई तो वो वर्स होगी, लेकिन वो कंट्रोल में तभी आएगी जब आप एक्सरसाइजेस करवाओगे, ना कि मैनिपुलेशन। ठीक है। एनी डिस्क प्रोट्रूजन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी डिस्क प्रोट्रूजन हो और उसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन वहां पर मौजूद ना हो, तो ये चीजें बड़ी एहतियात करनी है। तो प्रोट्रूजन है बेसिकली, ओके, जो प्रोट्रूजन है द प्रेफरेबली इज एनुलर, वो एनुलर होती है, एंड नॉट टू लार्ज, अगर वो लार्ज नहीं है मिसाल के तौर पे, एंड नॉट टू फॉल लेटरल एज वेल। द पेशेंट शुड नॉट टू न्यूरोटिक इधर, मतलब ऐसा प्रोट्रूजन हो जो पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं ला रहा। द पेशेंट शुड नॉट बी टू न्यूरोटिक इधर, मतलब उसमें न्यूरल सिम्टम भी ना हो, और जो प्रोट्रूजन है वो ज्यादा बड़ा भी ना हो, मतलब उसका डिस्क बल्ज या जो है वो इतना ज्यादा देर दूर तक ना फैला हुआ हो। इट मीन्स ना वो अपने हिस्से से निकल के दूसरे वर्टिकल लेवल में चला गया। सो हाउ डू वी नो ऑल दिस, हमें ये कैसी चीजें सारी पता चलेंगी, वो हमें पता चलेंगी अपने क्लिनिकल डायग्नोसिस से। हाउ डू आई मेक अ क्लिनिकल सिलेक्शन, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन एंड द एग्जामिनेशन। ये चीजें जरूरी है मैनिपुलेट या करने से पहले, या मैनिपुलेट ना करें इसके लिए आपको ये एग्जामिन करना जरूरी होगा कि जो डिस्क बल्ज है वो सिर्फ बल्ज है, प्रोट्रूड है, हर्निएट है, या जो उसकी पैथोलॉजी है, ये याद रखिएगा। इट इज एन इल्यूजन, ये एक भ्रम है, या ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, या एक आप समझ लें कि एक हाइपोथेसिस है। द मैनिपुलेशन इज फेवरेबल इन ऑल पेशेंट, ये लोगों की आप किस्म की आसान लफ्जों में कह लो, ये भ्रम है, ये एक इल्मिया है कि मैनिपुलेशन हर पेशेंट में फेवरेबल है, बिल्कुल गलत है। रिडक्शन बाय मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इन ओनली टू थर्ड ऑफ द केसेस, जो मैनिपुलेशन से अगर किसी को फायदा होता भी है तो वो सिर्फ टू थर्ड ऑफ द ऑल द केसेस ऑफ द बैक पेन, जितने भी बैक पेन के पेशेंट आते हैं उसमें से सिर्फ टू थर्ड, विच इज मिनिमम। ये 50% भी नहीं कह रहा, 25% भी नहीं कह रहा, विच इज ओनली पॉसिबल टू थर्ड ऑफ द केसेस, और स्पेशली शाटिका के केसेस में तो वन थर्ड। और वन थर्ड भी इस सेंस में अगर शाटिका लेट सपोज पारिफॉर्मा से आ रही हो या बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में हो। इनफैक्ट दिस इज बायोमेकेनिकली लॉजिकल, द मोर लेटरल द प्रोटीन द मोर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। जितना जितना डिस्क बल्ज लेटरली फैला हुआ होगा, मतलब अपने सर्कल्स के निकल कर बाहर चला गया होगा, उतना ज्यादा उसको रिड्यूस मतलब कम करना, उतना ज्यादा उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। जितना डिस्क बल्ज अर्ली स्टेजेस में अभी तक इतना पूरा नहीं फैला ठीक से, अभी तक वो अर्ली स्टेजेस में उतना इजीली उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। रिमेंबर, याद रखें दैट इन केस ऑफ द लेटरल प्रोट्रूजन विद द प्रेशर ऑन द नर्व रूट, हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा केस जिसमें आपको लेटरली प्रोट्रूजन मिले और नर्व रूट के ऊपर वो प्रेशर भी दे रहा है, मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस क्योर एग्जिस्ट। इसके ऊपर अलग से कोई मैकेनिज्म एग्जिट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर है मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस क्योर एग्जिट। ऑटोमेटिकली एक क्योर इसका डेवलप हो जाता है। मैंने आपको बहुत बार भी बताया हुआ है कि जब भी कोई स्टिमुलस जाएगी जो कि पेनफुल होगी, तो उसका एक ऑटोमेटिक, जिस तरह बॉडी में फीडबैक सिस्टम होता है ना, उस तरह करके भी एक इसका भी एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म होता है जो इसको क्योर करने के लिए बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं, कभी भी आप देखिएगा, कभी डिस्क बल्ज वाले पेशेंट काफी अरसा ट्रीटेबल होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये किया, कुछ भी नहीं किया, वो कहते हैं बस मैंने ये किया वो किया और फायदा हो गया। वो उसकी फायदे की वजह से नहीं हुआ, वो उससे भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेन फर्क क्या पड़ता है, उस बॉडी के अंदर एक स्पॉन्टेनियस मैकेनिज्म मौजूद होता है। तो जब भी कोई डिस्क बल्ज होता है या प्रोट्रूजन होता है, तो बॉडी की तरफ से भी एक मैकेनिज्म इनिशिएट होता है। ठीक है। हाउ डिड द सिम्टम स्टार्ट, हम अमूमन पूछते हैं पेशेंट से, भाई ये पूछना लाजम भी है। तो पेशेंट कहता है एक सडन ऑनसेट हुआ, ये उठाते हुए मैंने वजन किया, ड्यूरिंग एन मूवमेंट मैंने वजन उठाया तो चुक पड़ गई, मैंने ये किया, मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मेरा पांव स्लिप हो गया। दीज टाइप ऑफ द हिस्ट्री, these are very important when we ask for a mechanism of energy। हम पूछते हैं ना भाई कैसे स्टार्ट हुई सिम्टम, पहला दर्द आपका कब निकला, तो दैट ग्रेजुअली इन द कोर्स ऑफ द सम आवर्स और डेज, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ पेन अपीयरिंग सडनली सजेस्ट एन एनुलर प्रोटीन, अगर कोई ऐसी पेन जो एकदम से निकली हो, पेशेंट कहता है ना मैंने ये पानी का गैलन उठाया, ये उठाया वजन, मैंने बच्चा नीचे से उठाने की कोशिश की, या झुककर मैंने ये एक्टिविटी की और एकदम से क्लक की आवाज आई। पेन अपियरिंग सडनली, जो सडनली अपियर होता है, क्रॉनिक को इंडिकेट कभी नहीं करेगा, वो इंडिकेट करेगा कि कोई सडन एक्यूट डिस्क बल्ज हुआ है जो कि फर्स्ट स्टेज में एनुलर प्रोटीन की तरफ जा सकता है। फिर दूसरा एज, बिकॉज ऑफ द ड्राइंग आउट ऑफ द डिस्क, हम सबको पता है कि एज के साथ साथ आपकी जो मोरे हैं वो ड्राई आउट होते हैं, तो मैनिपुलेशन बिकम इवन मोर एफिशिएंट एट द एज एडवांसेस। मैनिपुलेशन और बेहतर हो सकती है जैसे एज एडवांसेस कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई डिस्क बल्ज नहीं है,
ड्राइंग आउट डिस्क मतलब डिस्क सिर्फ ड्राई होती जा रही है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। ड्राई होना मतलब खुश्क होना। डिस्क बल्ज और डिस्क ड्राइंग आउट आर टू डिफरेंट थिंग। तो अगर डिस्क ड्राई हो रही है तो क्वाइट पॉसिबल दो तीन जो वर्टिब्रा हैं वो डिस्क के ऊपर मुस्तकिल प्रेशर दे रहे हैं वजन की वजह से, ज्यादा सिटिंग की वजह से, ज्यादा मोटापे की वजह से। तो उस वहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा बेहतर इफेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि अब हमने सिर्फ स्पेस जो डिस्क बल्ज है उसका पानी तो खत्म हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, वहां पर वो इफेक्ट दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर ही डिस्क बल्ज हर्निएट की हाइड्रेट की बजाय हर्निएट हो जाता तो वो ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है। प्राइमरली पोस्टरोलेटरल अगर किसी को प्रोट्रूजन है जो कि बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे है, देयरफॉर द मोर सूटेड फॉर द ट्रैक्शन देन फॉर मैनिपुलेशन। अगर किसी को अर्ली स्टेजेस में न्यूक्लियर प्रोट्रूजन हुई है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन से भी ज्यादा ट्रैक्शन की जरूरत है। रीजन अर्ली स्टेज है, आप उसको ट्रैक्ट करोगे तो पानी है वो वापस चला जाने की कोशिश करेगा या एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस भी करा दो। लेकिन अगर आप वहां पे मैनिपुलेट करोगे तो मे बी वो इफेक्ट्स आपको ना दे। कोई न्यूक्लियर सेल्फ रिड्यूसिंग डिस्क प्रोटीन है। रिडक्शन इज नॉट द प्रॉब्लम, रिड्यूस करना किसी बड़ी बात नहीं है। सिंस द प्रोटीन रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली, जो प्रोटीन है, मैंने कितनी बार कहा हुआ है कि जो डिस्क प्रोटीन है ज्यादातर वो एज रिलेटेड और वक्त के साथ साथ वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है। तो जो प्रोटीन रिड्यूस होता है स्पॉन्टेनियसली अपॉन चेंजिंग द पोस्चर एंड एक्टिविटीज। अगर आपको ज्यादा फ्लेक्शन पोस्चर आपका है, आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज अडॉप्ट करते हो या अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हो, तो प्रोटीन आपका वैसे ही रिड्यूस हो सकता है, वैसे ही खत्म हो सकता है। लास्ट में नहीं है कि आप उसको मैनिपुलेट करवाओ। सो द पेशेंट नीड दिस पेशेंट, वो पेशेंट जिसमें रेडिकुलोपैथी नहीं है, हर्निएशन नहीं है, अर्ली स्टेजेस ऑफ डिस्क प्रोट्रूजन है, वहां पर कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग और प्रोप्रियोसेप्टर, अगर आप कभी यूरोप या गल्फ कंट्रीज में चेक करोगे ना तो वहां पर ज्यादातर पेशेंट से एक्टिवली एक्टिविटी कराई जाती है। जो हम पाकिस्तान में करते हैं, मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल जब क्लाइंट मैं उनको देख रहा होता हूँ तो वो यही करते हैं कि यार यहाँ पर आप मैनुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो बाहर इतना नहीं होता। रीजन ये कि बाहर वाले कोई गलत नहीं है, हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ एक फिजियोथेरेपिस्ट मैन्युपुलेशन भी कर रहा है, ड्राइनलिंग भी कर रहा है, कैरोपैक्ट भी करता है और हजामा भी कर रहा है, तो वो एक सारे डोमेन ऑफ एक कैटेगरी में आते हैं। बाहर में आप इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जा रहे हो तो मैनुअल का वर्क ज्यादा है, लेकिन अगर आप यूके और गल्फ कंट्रीज की बात करो तो वहां पर इस तरह नहीं, तो वहां पर ज्यादा फोकस एक्टिविटी बेस्ड होता है। अभी भी मेरा एक मेरी क्लोज रिलेटिव है और वो सऊदीया से रिसेंटली आए हुए हैं दोनों, वो डॉक्टर है उसका हस्बैंड, तो मेरी रिलेटिव है, तो उन्होंने मुझे दिखाया, तो उन्होंने जब मैंने उनको मैनुअली ट्रीट किया, उसको आईटी बैंड सिंड्रोम था। मेरे ख्याल से 2-3 माह से उसको चल रहा है, आफ्टर द प्रेगनेंसी हुआ था और भी इश्यूज थे उसमें। तो उसने मुझे ये बताया कि सऊदीया में हमारे पास ज्यादातर, वो 10-12 साल से वहां पर है, तो वहां पर ज्यादातर वो उनकी एक्टिविटी बेस्ड काम हो रहा है। मतलब उन्हीं से ही काम करवाया जा रहा है, लाइक एसएलआर करवा रहे हैं, स्ट्रेचेस सेल्फ करवा रहे हैं, खुद कुछ नहीं हाथ लगा रहे। फिर जब हमने यहाँ पे मैनुअली इसको ट्रीट किया तो उसने कहा ट्रीटमेंट बेस्ड है, तो उनकी भी गलती नहीं होती, वहां पर उनका डोमेन होता है, उनका प्रोटोकॉल होता है। तो पेशेंट, इन पेशेंट में जहाँ पे रेडिकुलोपैथी नहीं है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, वहां पर हम एक्टिवली पेशेंट की कोर स्टेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं। और कोर स्टेबिलिटी बैक पेन को अच्छा खासा रिड्यूस करता है। लेकिन अगर वो हमें, आपकी क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद हो, क्लासिफिकेशन नंबर 1 अगर आपको याद हो, तो अगर मसल्स की वजह से लो बैक पेन आ रहा है या माइल्ड स्टेजेस ऑफ डिस्क बल्ज की वजह से आ रहा है, देयर शुड नॉट बी एनी रेडिकुलोपैथी, तो यू विल प्रेफर द मसल ट्रेनिंग। हमने क्लासिफिकेशन नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है। If articular taste movement and standing produces or worse the symptom, then manipulation most likely will fail. अगर articular taste symptom है जो pain provocation symptom है, अगर वो standing में symptom को ज्यादा worse कर रहा है तो manipulation भी आपका कुछ नहीं कर सकता। The manipulation most likely will fail. फिर यहाँ पे manipulation fail हो जाएगी। ठीक है। Then acute lumbago. Acute lumbago मतलब acute condition में आ रहा हो, big posterocentral protrusion हो, pressure हो again dura matter, मतलब एक बड़ा सा पोस्टीरियर सेंट्रल प्रोट्रूजन हो, मेक श्योर बल्ज की बात नहीं हो रही, प्रोट्रूजन की बात हो रही है, और उसका नर्व की प्रेशर, नर्व के ऊपर प्रेशर नहीं दे रहा, लेकिन किसके ऊपर दे रहा है, ड्यूरा मैटर के ऊपर। सो दिस इज अ गुड कंडीशन एक्सेप्ट इफ द हाइपर एक्यूरेट। यहाँ पे ये एक अच्छी कंडीशन है मैनिपुलेट, और इसके लिए कैसे उसको हम देखते हैं। तो देन वी नीड टू डेफिनेटली एग्जामिन कि पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट हो। वी थिंक ऑफ एपिड्यूरल, एपिड्यूरल के लिए या किसी भी ड्यूरा मैटर्स के लिए हम जिस तरह स्लम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। तो उसको एग्जामिन करोगे और मैनिपुलेट, लास्ट लाइन देख लो क्या लिखा हुआ है, 1 or 2 days लेटर, देखिए 2-3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया, इफ ही और शी इज मच बेटर एंड देन कैन बी री एग्जामिन एंड देन द मैनिपुलेट इफ नेसेसरी। देखो यहाँ भी उन्होंने मैनिपुलेट नहीं किया, उन्होंने 2 दिन उसको प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स के प्रोटोकॉल पे रखा हुआ है। उसके बाद देखा गया कि भाई री एग्जामिन किया गया, अगर पेशेंट की सिम्टम बढ़ नहीं रही, पेन नहीं हो रहा, तो फिर आप मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी लिखा हुआ इफ नेसेसरी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी ना किया जाए। ठीक है।
अगर किसी को न्यूक्लियर और एक्यूट लंबेगो हो, जहाँ पे पेशेंट को पेन इज टू एक्यूट, मतलब बिल्कुल अभी अभी हुआ है, कुछ घंटे पहले, कल परसों, इस तरह करके, नाउ द पेशेंट वुड बी प्रोबेबली हैप्पी ड्यूरिंग द ट्रैक्शन। अब पेशेंट में लंबर ट्रैक्शन, अगर हम लंबर का मिसाल दें, लंबर ट्रैक्शन दोगे तो पेशेंट को मे बी पेन में रिलीफ हो और वो सेटिस्फाई हो जाए, बिकॉज वो एक्यूट पेन है, एक्यूट कंप्रेशन जारी है। बट व्हेन द ट्रैक्शन फोर्स इज रिलीज, जैसे ही ट्रैक्शन फोर्स आपने छोड़ दिया, पेशेंट को फिर से सीवियर पेन होने लगेगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, हम ट्रैक्शन देते हैं, पेशेंट कहता है एक्यूट रेडिकुलोपैथी होती है, पेशेंट कहता है यार मुझे बहुत रिलीफ मिला, लेकिन जैसे ही आप ट्रैक्शन छोड़ते हैं पेशेंट की सिम्टम बढ़ जाती है। नाउ द पेशेंट इज एबल टू स्टैंड फ्रॉम द ट्रैक्शन टेबल आफ्टर एन आवर और मोर। फिर इस ट्रैक्शन का फायदा पेशेंट को ये होगा कि पेशेंट थोड़ी बहुत, पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, फिर खड़ा भी हो सकता है कुछ घंटे के लिए या कुछ टाइम ज्यादा के लिए, ठीक है। अगर किसी को स्मॉल प्रोट्रूजन है और प्रेशर हुआ है अगेंस्ट द ड्यूरामीटर, देन फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करोगे। मतलब पेशेंट की कॉम्बिनेशन क्या है, सडन ऑनसेट है लेकिन माइनर पार्शियल आर्टिकुलर पैटर्न और फेवरेबल कोई आर्टिकुलर उसमें साइंस है, उसमें आप एसएलआर कराओगे तो पेशेंट को जो पेन भी मिलेगा, देयर इज अ पेनफुल आर्क ऑन द फ्लेक्शन एसएलआर, पेशेंट को एसएलआर में भी पेन मिलेगा, इस तरह करके, एंड देयर इज नो फ्लेक्शन और लेटरल डेविएशन, कोई भी पोस्टरल कोई इशू नहीं है। दैट दिस इज द बेस्ट इमेज टू मैनिपुलेट। अब देखें, एक पेशेंट आपके पास स्मॉल प्रोट्रूजन के साथ आता है, देखें बिग प्रोट्रूजन हमने यूज किया, वहां पे मैनिपुलेट नहीं किया, लेकिन स्मॉल प्रोट्रूजन है, कोई रेडिकुलोपैथी नहीं है, तो पेशेंट की सिम्टम्स क्या होंगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ द सडन ऑनसेट, पेशेंट कहेगा ऑन एंड ऑफ है, कभी एकदम से होता है फिर कुछ टाइम के बाद सेट हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि कोई माइनर पार्शियल आर्टिकुलर पैटर्न है, पैटर्न मतलब फेसेट की लॉकिंग भी हो सकती है, एक पैटर्न है बेसिकली, भाई इस मूवमेंट में इसमें नहीं है। एंड देन फेवरेबल आर्टिकुलर साइंस भी है। आर्टिकुलर साइंस कौन सी होंगी, फिर आप आर्टिकुलर जो मूवमेंट्स करवाओगे वो पेन प्रोड्यूस नहीं करेंगी, मतलब एक पेन नहीं होगी उनके लेग में। एंड देन जब आप एसएलआर करोगे प्रोबेबली वो पेनफुल हो, ठीक है, फ्लेक्शन में भी पेन हो सकता है, लेकिन देयर इज नो फ्लेक्शन एंड लेटरल डेविएशन। आप उसके पोस्चर को देखते हो तो कोई भी वहां पे टिल्ट वगैरह नहीं है। दिस इज द बेस्ट इमेज टू मैनिपुलेट। अब यहाँ पे जब आप मैनिपुलेट करोगे तो पेशेंट के सिम्टम में रिलीफ हो सकता है। रिडक्शन ऑफ द इंटरनल डी अरेंजमेंट, जो इंटरनल डी अरेंजमेंट हुई है ये जो पेशेंट किया, इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड वेरी फास्ट, इसकी सिम्टम जल्दी रिकवर कर सकते हैं बाय द मैनिपुलेशन, ठीक है। नाउ इफ द लियन इज नॉट अ डिस्क प्रोटीन, एक ऐसा लियन जो डिस्क प्रोटीन की वजह से नहीं आ रहा, टू मच टेंशन है लेकिन लिगामेंटेड बेस है, लिगामेंट जो उसके लिगामेंट्स है, पोस्टीरियर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है। S4 की सिम्टम है, बायलेटरल शाटिका है, स्पाइनल क्लॉडिकेशंस है, द यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट वो बंदा कर रहा है तो वो उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एंड प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेशन। देखें कितनी बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं किसकी, ये हम प्योरली इसकी मैनिपुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी मैनिपुलेशंस की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब आप कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लो, इफ द लियन इज नॉट अ डिस्क प्रोटीन, टू मच टेंशन है, जब पेशेंट आपके पास आता है इतने लिगामेंट्स उसके टाइट है, पेरास्पिनल मसल्स टाइट है, उसमें अच्छी खासी टेंशन है, उसमें S4 की सिम्टम्स आ रही हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स आ रही हैं, बायलेटरल शाटिक है जो कि सेंट्रल डिस्क बल्ज की वजह से होता है, कोई स्पाइनल क्लॉडिकेशन है, पेन है फॉर एग्जांपल, या वो एंटीकोगुलेंट यूज कर रहा है विच इज आल्सो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, या प्रोलॉन्ग ज्यादा अरसे से वो स्टीरॉइड ले रहा है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस उसकी बोन को वीक करा सकता है, ये सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर द मैनिपुलेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं कि हम ऐसे पेशेंट्स में बेसिकली असेसमेंट या एग्जामिन क्या करेंगे। हमने उसका पोस्टर देखा, एक्टिविटीज देखी, स्पाज्म देखा, कर्व देखा, हम ईच एंड एवरी देखते हैं वन बाय वन करके। ओके, ये सारी चीजें, ये राउंडेड शोल्डर है, अगर आपके सामने राइट साइड की जो पिक्चर है, जो बंदा सिटिंग पोस्टर में बैठा हुआ है वो क्लियरली शोल्डर अलाइनमेंट चेक कर रहा है कि किस तरह राउंडेड शोल्डर स्टैंडिंग में शो होता है और सिटिंग में शो होता है। स्कोलोसिस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्कोलोसिस को हम साइड लाइन में देखते हैं। लंबर लोडोसिस है, ओके। क्रॉस सिंड्रोम को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह वीकनेस वीकनेस को क्रॉस करती है और टाइटनेस टाइटनेस को क्रॉस करती है। अच्छा, ये असिस्टेंट हम डिफरेंट एंगल से कराते हैं, हम फॉरवर्ड हेड पोस्टर चेक करते हैं, पेशेंट का टिल्ट भी चेक करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। अगर आप फिगर नंबर ए देखो, पेशेंट जैसे ही झुक रहा है तो उसकी हिप की फ्लेक्शन भी नॉर्मल है और लंबर की फ्लेक्शन भी नॉर्मल है, ठीक है। एक सेकंड, ओके, जैसे हम पेशेंट को कहते हैं आप आगे की तरफ झुकने की कोशिश करो, तो आप देख सकते हो, ओके, पीछे जस्ट
ओके, तो अब आप देखेंगे जैसे हम पेशेंट को कहते हैं अब आगे झुकने की कोशिश करो, तो ए पिक्चर नंबर देखें तो उसमें पेशेंट की लंबर की फ्लेक्शन भी नॉर्मल है, हिप की फ्लेक्शन नॉर्मल है, तो वो ऐसे परफॉर्म करेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो तो उसने कितनी भी मूवमेंट परफॉर्म करने की कोशिश की, वो लंबर से तो पूरी फ्लेक्शन करके आ गया, लेकिन उसकी हिप फ्लेक्शन लिमिटेड की वजह से आगे नहीं झुक पा रहा। तो मतलब हर बंदा जो आगे को नहीं झुक पा रहा, इट डजंट मीन कि उसका सिर्फ हैमस्ट्रिंग टाइट है। वैसे हैमस्ट्रिंग भी टाइट हो सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि उसकी लंबर की रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड हो, प्रोबेबली उसकी हिप की रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड हो। इसी तरह करके अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखो तो उसने हिप के ऊपर मैक्सिमम फ्लेक्शन कर ली है, जितनी वो कर सकता है, लेकिन लंबर में हाइपोमोबिलिटी की वजह से, वो लिमिटेड लंबर फ्लेक्शन की वजह से आगे को झुक नहीं पा रहा, टच नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्चर है, हम इसको भी बहुत बार देख चुके हैं। फिर आप अपना एग्जामिनेशन करते हो, असेसमेंट करते हो। अब हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। कैरस को चेक करने के लिए मैं आपको दो तीन तरीके बता चुका हूँ। या तो हम टू फिंगर टेस्ट करते हैं। अगर आप इस पिक्चर में गौर से देखें तो राइट हैंड से जब उसने पूरी की पूरी लंबर स्पाइन पे अपना हाथ फैलाया हुआ रखा हुआ है, तो अगर आप राइट हैंड उसका देखोगे तो जो सी है वो थोड़ा सा कर्व्ड है। दैट दैट थिंग इंडिकेट कि पेशेंट में एक नॉर्मल कर्व बेसिकली मौजूद है। अगर यही पूरा उसको स्ट्रेट मिलता, दैट विल रिफ्लेक्ट टू द स्ट्रेटनिंग, और अगर कर्व ज्यादा मिलता तो हमें लंबर लॉर्डोसिस की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो हम स्पाइन को भी कर सकते हैं, कर्व को भी कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारे पास एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है। अगर पिक्चर जो आपके राइट साइड पिक्चर है, जो रेड सर्कल में, उस पे आप देखोगे किस तरह जो पेल्विस है वो आगे को टिल्टेड है, और अगर ग्रीन वाला देखेंगे तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा नॉर्मल को, ठीक है। एक और पिक्चर है हमारे पास एंटीरियर पेल्विक टिल्ट और नॉर्मल न्यूट्रल पेल्विस की। देन फिर आपने एक फिजिकल एग्जामिन किया, लंबर की आपने सारी मूवमेंट्स करवानी है। सबसे पहले जो भी स्पाइन है, सर्वाइकल है, लंबर, आप उसकी मूवमेंट्स करवाओगे पहले। फिर आप एक्टिव के बाद पैसिव मूवमेंट्स कराते हो, वी ऑल नो दैट। ओके, अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों पे आते हैं वो है हमारी मैनिपुलेशंस की टेक्निक। वी ऑल नो दैट सीरेक्स की टेक्निक हमने बहुत बार डिस्कस की हुई है। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रोटेशनल मैनिपुलेशन, जो हमने कहा था कि कंडीशन को वर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई तो हम करते हैं। देन वी हैव एक्सटेंशन टेक्निक, एंड देन वी हैव एंटी डेविएशन टेक्निक। इफ यू गाइस रिमेंबर लास्ट डे एट द डीजी खान हमने ये सारी चीजें प्रैक्टिकल की हैं, सिवाय रोटेशनल मैनिपुलेशन के। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सटेंशन टेक्निक जिसमें ये सेंट्रल और यूनिलेटरल मोबिलाइजेशन कर रहा है, ये हम परफॉर्म कर चुके हैं। मतलब बात वही है, लेकिन क्यों उसका नाम एक्सटेंशन टेक्निक है? क्योंकि पेशेंट प्रोन में है। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, जब पेशेंट प्रोन में लेटता है तो ऑटोमेटिकली स्पाइन थोड़ी सी एक्सटेंशन में चली जाती है। अब आप अगर दो स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान सेंट्रली मोबिलाइज करोगे तो उसको सेंट्रल कहेंगे। अगर आप ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर करोगे तो उसको हम यूनिलेटरल कहेंगे। मैं बॉक्स नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। बॉक्स नंबर 3 में एंटी डेविएशन में हम ये तब भी पढ़ा सकते हैं जब पोस्चरल डेविएशन एक्सरसाइजेज होंगी, ठीक है, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
ओके, सॉरी सर, मैं एक दो कॉल्स आ गई थी बीच में। तो मेरे ख्याल से हम एक्सटेंशन टेक्निक्स को भी कर चुके हैं और एंटी डेविएशन की हम बात कर रहे थे। तो एंटी डेविएशन की जो टेक्निक्स हैं वो हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक पेशेंट ऐसा जिसको स्कोलियोसिस तो है, लेकिन मतलब आम लफ्जों में इसको डेविएशन कह लो भले। स्कोलियोसिस में ये होता है कि सिर्फ स्पाइन अफेक्टेड होती है, लेकिन डेविएशन में ये होता है कि शायद उसका असर पेल्विस पे भी पड़ जाए। तो एक ऐसा पेशेंट देखेंगे, और ये मेरे ख्याल से हमने प्रैक्टिस भी की थी, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम पहले आगाज रोटेशनल मैनिपुलेशन से करें तो वो बेहतर रहेगा। ओके, ये सारी वो टेक्निक्स है रोटेशनल मैनिपुलेशन के लिए कि काउच कैसे रखना है वगैरह वगैरह। सबसे पहले स्ट्रेच मैनिपुलेशन। अगर आप स्ट्रेच मैनिपुलेशन को इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे कि क्यों इसका नाम बेसिकली स्ट्रेच पड़ा है और क्यों उसका नाम जो है वो हमने मैनिपुलेट रखा है। पहले हमेशा याद रखिएगा कि सीरेक्स ने जो मैनिपुलेट किया है वो यूजुअली पोजिशनल मैनिपुलेशन किया हुआ है। ज्यादातर वो थ्रस्ट पे फोकस करता है, लेकिन पहले पोजीशन बनाकर थ्रस्ट देता है। अगर आप फोकस करेंगे तो पेशेंट को उसने सिंपली साइड लाइन में लेटाया हुआ है और खुद जो बंदा थेरेपिस्ट है वो पीछे से आया हुआ है, पहली चीज। फिर एक हाथ उसका जो राइट है वो शोल्डर पे रखा हुआ है, राइट जो है वो उसका लेफ्ट शोल्डर पे किस तरह रखा हुआ है। एक चीज कॉमन है जो हम मैनिपुलेट मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है, मैं जो फ्रंट से अप्लाई करता हूँ और ये पोस्टीरियरली कर रहा है। एक चीज कॉमन ये है कि दोनों के जो हम सामने से परफॉर्म करते हैं उसमें भी टांगों की पोजीशन एंटीरियरली है और शोल्डर, मतलब आसान मुख्तसर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब देखें ना, यही हम फ्रंट पे भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये स्ट्रेच मैनिपुलेशन है तो इसको समझना थोड़ा सा लाजिम है। तो थेरेपिस्ट पीछे से आ रहा है और उसने शोल्डर पे हाथ रखा हुआ है और उसको बिल्कुल अपनी तरफ लेके जा रहा है जहां पर थेरेपिस्ट खड़ा है, और लेफ्ट हैंड से वो पेल्विस को आगे को ला रहा है। तो अल्टीमेटली ये वही रोटेशनल पोजिशन है जो हम परफॉर्म करते हैं। अब इसको क्यों स्ट्रेच कहा जाता है? क्योंकि पेशेंट पहले थेरेपिस्ट अच्छा खासा ऊपर हाइट पे आके काउच को नीचे करके बॉडी को पहले स्लैक देता है, ट्विच देता है बेसिकली बगैर थ्रस्ट के, और वो पोजीशन बनाकर उसके ऊपर बॉडी वेट देता है ताकि उसके ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेच आए, और फिर एक सस्टेन्ड स्ट्रेच बनाने के बाद वो उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बहुत क्लियर है। हम जो स्लैक देते हैं वो पेशेंट के ऊपर चढ़ के दे रहा है। मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। ये उसकी दूसरी पोजीशन है जो साइड व्यू से आपको दिखा रहा है। तो ये सारी की सारी सीरीज की मैनिपुलेशन जो है वो स्ट्रेच करके दे रहा होता है। बस ये पोजीशन हमने थोड़ी बहुत समझनी है। दूसरा वर्ड है लेग ओवर। लेग ओवर का है टांग एक दूसरे के ऊपर रखना। कैसे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। अब आप देखें, पेशेंट ने एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखी हुई है, पेशेंट ने, अगेन वही साइड लाइन है और ट्विस्टिंग मूवमेंट है। राइट हैंड अगर पेशेंट का देखोगे तो उसने दूसरी तरफ फेंक दिया है, मतलब छोड़ दिया है, लूज कर दिया है। और अगेन थेरेपिस्ट की पोजीशन चेक करो, वो एक एंगल पे इंक्लाइन पोजीशन में बना हुआ है। राइट हैंड थेरेपिस्ट का पेशेंट के राइट हैंड पे रखा हुआ है और फोर्स के उस तरफ पुश किया हुआ, और लेफ्ट हैंड से जो टांग, अगर यही पोजीशन इफ यू रिमेंबर हम बनाते थे पेशेंट के आगे खड़े होकर और दोनों हाथ क्रॉसिंग में होते थे, इसने वही पोजीशन है। फिर फर्क सिर्फ ये है, राइट हैंड जो है वो उस तरफ फेंक दिया है, और उस तरफ नहीं सिर्फ फेंका हुआ है, पेशेंट को कहा हुआ है कि काउच को पकड़ लो। अगर आप पिक्चर नंबर दूसरी देखोगे तो वहां पे पेशेंट ने काउच को पकड़ा हुआ है ताकि आगे को गिरे ना। अब पेशेंट थेरेपिस्ट क्या करेगा, एंगल के ऊपर पेशेंट के ऊपर चढ़ के आएगा और फिर वो स्लैक देगा, ट्विस्टिंग मूवमेंट बनाएगा ताकि एक स्ट्रेच आ जाए पेशेंट के ऊपर। और स्ट्रेच आने के बाद फिर अब इस पे भी थ्रस्ट अगर देना चाहेगा तो कहां से देगा, अपने लेफ्ट हैंड से घुटने से पेशेंट के घुटने के ऊपर फोर्स देगा, एंड दैट एरिया विल बी मैनिपुलेटेड। ज्यादातर ये पोजिशनल होता है, यहाँ पे थ्रस्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमें। उसके बाद है डेलीजन मेनूवर। डेलीजन मेनूवर में दोनों टांगे बैंड होंगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, डेलीजन मेनूवर की पिक्चर मैं आपको भेज दूंगा, उन्होंने ऐड नहीं की, मैं आपको। ओके, लेग ओवर मैनिपुलेशन है। अब पेशेंट सीधा लेटा के एक टांग दूसरी टांग के ऊपर चढ़ा के दोनों टांगों को, मैं आपको पिक्चर भेज दूंगा, जब दोनों टांगों को इसी तरह मैनिपुलेट किया जाएगा तो उसको डेलीजन मैनूवर कहा जाता है। ये एक टांग के ऊपर है लेग ओवर है, वो दूसरा डेलीजन मैनूवर है, सिंपल। ठीक है, ओके। अब हम सेंट्रल प्रेशर, और ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल प्रेशर वाली, अगर आप लोगों को याद हो, जो हम सेंट्रली मोबिलाइज करते हैं, या जब हम ट्रांसफर्स प्रोसेस के ऊपर मैनिपुलेट करेंगे तो वो यूनिलेटरल मैनिपुलेशन। अगर हम बिल्कुल स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर करेंगे तो सेंट्रल। इफ यू रिमेंबर, हमने जो नॉर्मली मैंने आपको मोबिलाइजेशन बताई हुई है लंबर की, वो साइड लाइन में बताई हुई है मैनिपुलेशन, लेकिन मोबिलाइजेशन हमने की, इसने यहाँ पे मैनिपुलेट किया हुआ है। इस पोजीशन में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सीरियस। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेंट्रली हम स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर प्रेशर देंगे, लेकिन मैंने बहुत बार बताया हुआ है कभी भी मैनिपुलेट स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर ना है। अगर आपने लंबर को मैनिपुलेट करना है तो बेस्ट तरीका आपके पास कौन सा है, साइड लाइन, या जो अभी हमने थोड़ी बहुत देखी।
कभी भी प्रोन में ना करें, क्योंकि पेशेंट को डिस्क बल्ज होता है और हम जाहिर सी बात है उसको पेन हो सकता है। लेकिन अगर आप मोबिलाइज करना चाहें तो दिस इज द बेस्ट। तो अगर आप राइट साइड वाली पिक्चर देखेंगे तो वो यूनिलेटरल है, और अगर आप लेफ्ट वाली देखेंगे तो वो सेंट्रल है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। फिर हमारे पास डेविएशन एक्सरसाइजेज हैं। ये यूनिलेटरल है, मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। फिर हमारे पास एंटी डेविएशन है। अगर आप पिक्चर नंबर सबसे पहले राइट साइड वाली देखोगे, तो राइट साइड वाली नॉर्मल पेशेंट की राइट साइड की डेविएशन है। ये पेशेंट बेसिकली राइट साइड डेविएटेड है और उसका पेल्विस। अब थेरेपिस्ट सेंटर वाली बीच वाली पिक्चर देखो। थेरेपिस्ट ने जिस तरफ डेविएशन है उसके अपोजिट साइड में आना है, पहली चीज, ताकि वो ग्रिप कर सके। जिस तरफ की डेविएशन है उसी साइड पे आओ, और अपोजिट पेल्विस पे हाथ रखो बीच में, अगर आप पिक्चर देखें। फिर वो क्या करेगा, अपने शोल्डर से उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएगा और पेल्विस को अपनी तरफ ले आएगा। मतलब मकसद क्या होगा पेशेंट का, थेरेपिस्ट का, कि जिस तरफ पेल्विस अपोजिट है पेल्विस को भी मिड लाइन में लाना और स्पाइन को भी मिड लाइन में लेके जाना। जैसे ही वो मिड लाइन में दोनों आ गए, पेल्विस और स्पाइन, फिर ये होगी नॉर्मल कोरेक्शन टेक्निक। फिर पेशेंट को कहेंगे कि अब आप एक्सटेंशन करो। अगर आप सिर्फ नॉर्मल मिड लाइन में लेके आए, दिस इज जस्ट कोरेक्शन टेक्निक। फिर पेशेंट को कहते हैं अब आप एक्सटेंशन में चले जाओ, तो वो कोरेक्शन एंड एक्सटेंशन। फिर एक्सटेंशन से जब वो नॉर्मल न्यूट्रल पोजीशन में आएगा, फिर वो अपनी तरफ जा सकता है। इसको हम ओवर करेक्ट पोजीशन कहते हैं या करेक्शन पोजीशन कहते हैं। बहरहाल ये चीजें थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरियस टेक्निक, और मेरे ख्याल से 8-10 टेक्निक इसको हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ पर हम एंड करते हैं। पर इंशाल्लाह एक न्यू कंडीशन के साथ मिलेंगे कल कल वगैरह। ये प्रेजेंटेशन मैं टिल देन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग को एंड करने लगा हूँ जी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो मैं मीटिंग को एंड कर लेता हूँ। कुछ से व्हाट अबाउट लेटरल पेल्विक टिल्ट। यही, अगर लेटरल पेल्विक टिल्ट हो तो पेल्विक टिल्ट इज अनदर थिंग। वी आर पहले तो हम स्पाइन को डिस्कस कर रहे हैं, तो पेल्विस वाला इंशाल्लाह पेरिफेरल जॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। लेटरल पेल्विक टिल्ट अमूमन आपका ट्रेंडलबर्ग की वजह से होता है, अमूमन ग्लूटेस मीडियस की वजह से होता है। लेकिन लेटरल पेल्विक टिल्ट को भी हम इस कंडीशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द स्पाइनल डेविएशन, ठीक है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बस ठीक है, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह होगा, ठीक है। थैंक यू, लास्ट।